Hello everyone, this is Aman Agarwal. So guys, finally most awaited and most demanding video is live now. काफी टाइम से काफी स्टूडेंट्स की मेल्स आ रही थी कि भैया एक विप्रो इंटरव्यू वन शॉट लेके आओ. सो गाइस फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वन शॉट आ चुका है. एंड जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज बीच में स्किप मत करना. अगर आप बीच में स्किप करोगे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आप कवर नहीं कर पाओगे. आज का ये वन शॉट देख लेना, 1 घंटे का ये वन शॉट होने वाला है. अगर आप इस कंप्लीट 1 आवर के वन शॉट को देख लेते हो, मेरी श्योरिटी है कि आप विप्रो का इंटरव्यू ईज़िली क्रैक कर लोगे. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ. एंड अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ऐसा टॉप नॉच लेवल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है. फ्री में बिल्कुल टॉप नॉच लेवल कंटेंट इस चैनल पे आता रहता है. सो अभी के अभी दाबी टेक फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना. जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी. सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ. एंड आज की वीडियो के अंदर एक नई एनर्जी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि इस वन शॉट के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होने वाले हैं. तो गाइस अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन होने वाला है, ये आपको क्वेश्चन हर एक कंपनी के अंदर पूछा जाएगा. वेदर इट इज विप्रो, वेदर इट इज इन्फोसिस, वेदर इट इज टीसीएस. आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाओगे, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा. बट काफी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर में गलती करते हैं. एंड इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन क्यों पूछता है? सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए. एंड सेकंड कि आप अपने बारे में देखो, हर एक स्टूडेंट्स को अपने बारे में पता होता है बट आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो, वो चीज वो देखना चाहता है. दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद योर फुल नेम. अब काफी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वे अपना कंप्लीट नेम नहीं बताते. जैसे मेरा नाम है, माय नेम इज जमन अग्रवाल, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ बताएंगे माय नेम इज जमन, माय नेम इज हर्ष, माय नेम इज शिवम. सो ऐसे नहीं बताना है, अपना कंप्लीट नेम बताना है. ठीक है. ये चार पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो चुका है. सेकंड पॉइंट है हाईलाइट योर एजुकेशन बैकग्राउंड. अब काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे 10th 12th भी बता देते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप बता दे रहे हो उससे कोई भी इशू नहीं आएगा. बट रिकमेंड करूंगा सिर्फ अपनी करंट बैकग्राउंड बताना है, करंट एजुकेशन के बारे में बताना है. आप बीटेक कर रहे हो अभी, उसके बारे में बताना है. एंड इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंथ में नहीं लेके जाना है. 2 to 3 मिनट्स, मैक्सिमम 3 मिनट्स बता रहा हूं. अदरवाइज 2 मिनट्स के अंदर इसका आंसर रैप अप कर देना, क्योंकि इंटरव्यूअर को और भी क्वेश्चन आपसे पूछने हैं. ऐसा नहीं है कि 4 से 5 मिनट तक आप बोल रहे हो. सिर्फ 2 से 3 मिनट्स के अंदर इसको रैप अप कर देना. ठीक है. जितना शॉर्ट में आप बता सकते हो उतना शॉर्ट में बताना. एजुकेशन बैकग्राउंड में जैसे मैंने बताया करंट बैकग्राउंड बता देना, करंटली परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम XYZ कॉलेज. ठीक है. हाईलाइट योर टेक्निकल स्किल. अब टेक्निकल स्किल विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट. अगर आपको जावा आती है, आपको C++ आती है, आपको पाइथन आती है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपकी डेप्थ नॉलेज है, सो यू कैन सी आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन जावा, आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन C++, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन. ऐसे करके आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो. एंड उसके बाद आपको डीएसए की नॉलेज है वो बता सकते हो. आपने किसी प्लेटफॉर्म पे अच्छे खासे कोडिंग क्वेश्चन किए, लाइक 200 प्लस कोडिंग क्वेश्चन सोल्व किए, सो यू कैन से आई हैव सोल्व्ड 200 प्लस कोडिंग क्वेश्चंस ऑन वेरियस कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, गिग्स फॉर गिग्स. ऐसे करके आप अपना आंसर बता सकते हो. नेक्स्ट, हाईलाइट योर अचीवमेंट्स. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी 3 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग होती है. अगर आपकी 3 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग किसी प्लेटफॉर्म पे है, या फिर आपने हैकाथॉन विन किया है, आपने हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, आपने विन किया है, सो वो सारी चीजें आप बता सकते हो. सो ऐसे करके आपको अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ फ्रेम करना है. एंड एट द एंड स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको नहीं बतानी है. काफी स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ और वीकनेस इंट्रोडक्शन के अंदर बता देते हैं. सो स्ट्रेंथ और वीकनेस जब तक आपका इंटरव्यूअर आपसे नहीं पूछेगा, आपको खुद से नहीं बताना है. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. एंड क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये क्वेश्चन तो आपसे हर एक कंपनी में पूछा जाएगा. वेदर इट इज स्टार्टअप, वेदर इट इज प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, वेदर इट इज सर्विस बेस्ड कंपनी. ठीक है. अब हाउ टू एक्सप्लेन ए प्रोजेक्ट इन टेक्निकल इंटरव्यू. आप टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर बैठ रहे हो, आपको कैसे अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है. मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए एंड इन पॉइंट्स के बेसिस पे अपना आंसर फ्रेम करना है. इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट. सपोज आपका कैलकुलेटर प्रोजेक्ट है, या फिर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, कुछ भी आप यहाँ पे बता सकते हो. ई कॉमर्स वेबसाइट है एंड
सपोज आपके यहाँ पे रेज्यूमे के अंदर 2 आपके प्रोजेक्ट मेंशन है। सो अगर इंटरव्यूअर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है, सपोज उसने आपके फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट का नाम बता दिया, सो फिर आपको उसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपसे सिर्फ एक आए कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, सो आप क्या कर सकते हो इन दोनों प्रोजेक्ट में जिसकी आपकी डेप्थ नॉलेज है, जो आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसके आपको प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स की प्रोजेक्ट की वर्किंग क्या है, सारी चीजें पता है, उस प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लेन करना। ठीक है। इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट, जैसे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो सबसे पहले आप ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बता सकते हो हल्का सा 1 से 2 लाइन के अंदर। एंड ये कितनी मिनट्स के अंदर रैप अप करना है? 3 to 4 मिनट्स। 3 to 4 मिनट्स के अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। एंड 3 to 4 मिनट्स बहुत होती है। नंबर 1 है इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देना है। जैसे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसके बारे में 1 से 2 आपको लाइन बता देनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे आपको हर एक प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 to 4 मिनट्स, जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कहा है, 3 to 4 मिनट्स के अंदर रैप अप करना है। सो 3 to 4 मिनट्स के अंदर हम हर एक मॉड्यूल के बारे में नहीं बता सकते। सो आपको क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, जो आपको लग रहा है ये मेरे प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, ये मेरे प्रोजेक्ट की हर्ट है, वे मॉड्यूल्स के बारे में बता देना कि हमने इंटीग्रेट किया, हमने एपीआई यूज किया, हमने बैक एंड में नोड जेएस का यूज किया है, फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस का यूज किया है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है वो बता देने हैं। नेक्स्ट, डिटेल द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ अलग, कुछ यूनिक फंक्शनैलिटी है जो आपने ऐड की है, वो आपको इतना ज्यादा एज देने वाला है जिसका कोई भी, मतलब ये मान लेना कि अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ अलग फंक्शनैलिटी है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट, आपके सिलेक्शन के चांस 99% बढ़ जाएंगे कि आपका ही सिलेक्शन होगा। अगर वहां पे 10 स्टूडेंट जा रहे हैं एंड आपके प्रोजेक्ट में कुछ अलग है, आपकी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ छोटी सी भी फंक्शनैलिटी अलग है, सो उनको लगेगा कि ये बंदा जो है, जो ये बंदा एक क्रिएटिव है, ठीक है, इसने कुछ नया किया है। सो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है टॉक अबाउट द टेक स्टैक यू यूज्ड। अब आपने जो भी टेक स्टैक यूज किया है, आपने फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज किया है, बैक एंड में आपने नोड जेएस यूज किया है, डेटाबेस आपने मोंगोडीबी लिया है, जो भी आपने अपना टेक्नोलॉजी यूज किया, उस टेक्नोलॉजी के बारे में बता देना है। एक्सप्लेन योर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट। अब काफी स्टूडेंट्स जो अपना प्रोजेक्ट है उसको टीम में करते हैं। सो टीम में क्या हुआ होगा कि फ्रंट एंड का काम आपके दोस्त ने किया होगा, बैक एंड का काम आपने किया होगा। आपको अपना कंट्रीब्यूशन बताना है कि आपने किस पोजीशन पे काम किया है, आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। नेक्स्ट, मेंशन चैलेंजेस एंड हाउ यू ओवरकम देम। अब इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट को भी ऐड करोगे सो आपका ये आंसर 3 to 4 मिनट से ज्यादा बढ़ जाएगा। सो ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा जब आपको बताना है, एंड 99% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो आपसे पूछेगा व्हाट चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर आपको चैलेंजेस बता देना है, जो भी मेजर चैलेंजेस रहे हो, चाहे वो आपने डीबगिंग की हो, चाहे आपका टाइम मैनेजमेंट का रहा हो, सो ये सारे चैलेंजेस आप बता सकते हो। नेक्स्ट, हाईलाइट योर टीम वर्क स्किल। टीम में काम किया हो या नहीं किया हो, चांसेस ये रखना कि आप टीम वर्क स्किल दिखाना, चाहे आपने अपने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट टीम में किया हो, सो बताना कि हमने टीम वर्क भी किया है एंड टीम वर्क स्किल भी आपकी अच्छी है। ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू क्रैक करने में। आप किसी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, चाहे वो आपकी विलिप प्रोफाइल हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चाहे वो आपकी विलिप प्रोफाइल हो, चाहे वो आपकी लाइट प्रोफाइल हो, कंप्लीट वन शॉट आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन विप्रो। अब आप विप्रो ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन विप्रो बिकॉज इट इज अ लीडिंग ग्लोबल आईटी कंपनी विद ए स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन फॉर इनोवेशन, डाइवर्स प्रोजेक्ट्स एंड ए कमिटमेंट टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, offering a great platform to learn new skill, gain valuable industry experience and contribute to impactful projects while working in supportive and collaborative nature। ठीक है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन ये मान के चलना हर एक स्टूडेंट से पूछा जाएगा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। चाहे आपसे टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए, चाहे आपसे एचआर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए, विप्रो ये वाला क्वेश्चन पूछती है वाई विप्रो। या तो आपसे पूछा जाएगा वाई विप्रो, या फिर ये नेक्स्ट, या फिर ये पूछा जाएगा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन विप्रो। ठीक है। अब आप लोगों को इसमें आंसर मैंने बता दिया, कैसे आपको बताना है, इस आंसर को याद कर लेना।
ये आंसर बता देना, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, इस आंसर को आप बता देना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डू वी नीड ऊप्स? अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूं, ऊप्स सबसे ज्यादा, अगर मैं किसी चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूं विप्रो के इंटरव्यू के अंदर, वो रहने वाली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट इज डीबीएमएस। ये मान लेना, अगर आपको ये दोनों चीज नहीं आती है, सो आप इंटरव्यू के अंदर फेल होने वाले हो। बट अगर आपको ये दोनों चीज आती है, आपकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लो। व्हाई डू वी नीड ऊप्स? अब हमें ऊप्स तो सबने पढ़ा होगा कि ऊप्स क्या है, बट आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऊप्स की नीड क्यों पड़ी, मार्केट में ऊप्स आया क्यों है। सबसे पहले ऊप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज यूजफुल फॉर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू स्मॉलर। ठीक है, अब ऊप्स से क्या हुआ कि ऊप्स ने जितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम थे, जब आपके बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स कोड्स हो जाते हैं, सो उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करना वो किसने कराया? हमारा ऊप्स ने। ऊप्स क्या करा? ऊप्स ने आगे क्या किया कि जो भैया जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको एक सेगमेंट में बता देता हूं, ये है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स, छोटे छोटे ब्रिक्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, सो ये क्या हुआ, ये छोटे छोटे स्मॉलर इसके कंपोनेंट्स बन गए। अब ये C1, C2, C3, C4 एंड ये थी मेरी बड़ी प्रॉब्लम। अब क्या करा हमने, हमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूं। सपोज आपको 25 लाख रुपीज चाहिए, एंड अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? अब अगर आपके पास फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आपको पैसे उधार दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे? 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे कि 6 लाख एक ने कर लिए, 6 लाख एक ने कर लिए, 6 लाख एक ने कर लिए और 6 लाख एक ने कर लिए। सो आपकी अप्रोक्स अमाउंट बन जाएगी 25 लैक्स। बट अगर आपको मैं कहूं कि आपको ही 25 लैक्स का अरेंजमेंट करना है, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, सो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ऊप्स ने क्या करा। मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ये वाला 25 लाख वाला एग्जांपल मैंने इसलिए ही दिया है कि आप रिलेट कर पाओ। जब आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हमें डिवाइड करना है जिससे हमारी प्रॉब्लम इजियर हो जाए, हम उसको मेंटेन कर पाए एंड मॉडिफाई सॉफ्टवेयर। ऊप्स आल्सो हेल्प्स टू इंश्योर कोड रीयूजेबिलिटी। अभी ये वर्ड याद कर लेना, कोड रीयूजेबिलिटी। अभी मैं जब हम पिलर्स समझने वाले हैं, तब आपको मैं बताने वाला हूं कैसे ऊप्स की हेल्प से हम कोड रीयूजेबिलिटी करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ चुका होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ ऊप्स? अब ऊप्स के कुछ फीचर्स होते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है भैया? सो ऊप्स के 4 पिलर्स होते हैं, इसको हम फीचर्स बोल सकते हैं, इसको हम पिलर्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म में से कुछ भी आ सकता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स, या फिर एक और टर्म है कंपोनेंट्स। तो ये 3 टर्म में से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स, व्हाट आर द मेन पिलर, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ऊप्स। जब भी ये क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ 4 वर्ड बोलने हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज इनहेरिटेंस, सेकंड इज इनकैप्सुलेशन, थर्ड इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्शन। सिर्फ आपको ये 4 पिलर के नाम याद होने चाहिए। फर्स्ट इनहेरिटेंस, सेकंड इनकैप्सुलेशन, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ एब्स्ट्रैक्शन। अगर आपको ये 4 पिलर्स आते हैं, तो ये मान लेना आपका इंटरव्यू बेस्ट जाने वाला है। क्योंकि सिर्फ पिलर्स के नाम पता होने से ही आपका इंटरव्यू बेस्ट नहीं जाने वाला है, आपको हर एक पिलर के बारे में पता होना चाहिए। वो आपके भैया आपको बताने वाले हैं। अभी हम एक एक सारी चीजें देखने वाले, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो जैसे मैंने कहा, कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, बीच में स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा। अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी बताने वाला हूं, जो कोई भी आपको नहीं समझाता है, एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल पूछे जाते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आपसे जरूर पूछे जाएंगे। जब भी आपसे पूछा जाएगा इनहेरिटेंस, जब भी आपसे पूछा जाएगा इनकैप्सुलेशन, आपसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी पूछा जाएगा। अब हर एक स्टूडेंट्स को रिकमेंड दे रहा हूं, जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है व्हाट इज इनहेरिटेंस, सो प्लीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपको वो पूछे ना पूछे, एग्जांपल के साथ बताना है। ठीक है, क्योंकि अब 100 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए गए, वहां पे 80 स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे एग्जांपल के साथ, एंड 20 स्टूडेंट बताएंगे। सो हमें कुछ यूनिक करना है, हमें बेटर देना है। देखो, आंसर तो सब बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स को पता है इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बट उसमें एड ऑन क्या किया,
वो एग्जाम्पल के साथ, वो डिटेलिंग के साथ जो स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा उसका सिलेक्शन होगा। अब इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, हर एक पिलर बहुत ध्यान से मैं समझाने वाला हूं। आप सभी स्टूडेंट्स का काम रहने वाला है ध्यान से समझ लेना, एक एक चीजें आपको समझ आ जाएगी। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। अब भैया ये इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग that allows one class to inherit properties and behaviors। अब ये properties and behaviors क्या है? Methods and attributes from another class। This promotes code reusability and hierarchical relationship between class। अभी मैंने आपको बताया था कोड रियूजेबिलिटी के बारे में। सो इनहेरिटेंस का दूसरा नाम है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इनहेरिटेंस की मेन वर्किंग क्या है, क्यों इनहेरिटेंस की नीड पड़ी, आपको बोलना है कोड रियूजेबिलिटी। सिर्फ आपको ये वर्ड बोलना है, कोड रियूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस इक्वल टू कोड रियूजेबिलिटी। अब इनहेरिटेंस ने क्या करा? इनहेरिटेंस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एंड एक क्लास बनाई मैंने, क्लास ए। अभी मैं समझाने वाला हूं इसको, पहले टेक्निकल एग्जांपल समझेंगे उसके बाद रियल वर्ल्ड। यहाँ पे आपने बना दिया फंक्शन, ये क्लास ए होगी क्लोज। अब बनाई मैंने दूसरी क्लास, क्लास बी, एक्सटेंड कर दी मैंने क्लास ए को उसके साथ, एक्सटेंड्स क्लास ए। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने एक्सटेंड्स का यूज किया, जैसे ही मैं एक्सटेंड्स का यूज करता हूं, इससे बेनिफिट ये हुआ, अब मैंने क्लास ए को एक्सटेंड कर दी, मतलब इनहेरिट कर दी। अब जितनी भी क्लास ए की प्रॉपर्टीज थी वो क्लास बी में इनहेरिट हो जाएगी, क्लास बी भी यूज कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन था तो ये फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इससे फायदा क्या हुआ, जो हमने क्लास ए के अंदर कोड लिखा था वो कोड हमें दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ा, एंड उससे बेनिफिट हुआ है कोड रियूजेबिलिटी का, कि कोड को हम बार बार क्या कर पा रहे हैं, रियूजेबल कर पा रहे हो। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल, पेरेंट सन। अब आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कलर देखे होंगे, आई के कलर, कि जो उनका आई का कलर है, अगर उनका आई का कलर ब्राउन है या फिर हेयर का कलर ब्राउन है, सो उनके पेरेंट्स का आप देखते होगे, उनके पेरेंट्स का भी हेयर का कलर ब्राउन है, आई का कलर ब्राउन है। सो उन्होंने क्या किया है, उनके पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज सन के अंदर आई है, मतलब चाइल्ड के अंदर आई है। अब अगर आपके देखा होगा पेरेंट्स के हेयर का कलर ब्राउन है, तो उनके चाइल्ड में, उनके सन में वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट हुई है। ठीक है, अब आप देखोगे कि उनके जो सन है, उनके जो चाइल्ड है, उनके भी प्रॉपर्टीज, मतलब वो सेम की सेम प्रॉपर्टीज जो फादर के अंदर है वो सन के अंदर आई है। आई का कलर सेम मिलेगा, हेयर का कलर सेम मिलेगा, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, कि जो भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हुई है उसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप बता सकते हो, पेरेंट एंड चाइल्ड वाला, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि अगर पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। एंड टेक्निकल एग्जांपल, क्लास ए क्लास बी, एक क्लास ए की प्रॉपर्टीज क्लास बी के अंदर अगर मैं एक्सटेंड कर पा रहा हूं, इनहेरिट कर पा रहा हूं, दिस मींस दिस इज आ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस तो दुनिया को पता है, बट इनहेरिटेंस का फायदा क्या है, क्यों इनहेरिटेंस आया मार्केट में, सबसे बड़ा मेन चीज तो यही है। सो सिंपल सा आपको एक वर्ड के अंदर इनहेरिटेंस बताना है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इनहेरिटेंस का फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस, सो यू हैव टू से कोड रियूजेबिलिटी, बिकॉज ऑफ कोड रियूजेबिलिटी। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को सेम फंक्शन की क्लास बी में भी नीड है, बट मुझे दोबारा कोड लिखना नहीं पड़ा। ये क्या हुआ, ये हुआ कोड रियूजेबिलिटी। आपने एक बार कोड लिख दिया, अब आप उसको रियूजेबल कर पा रहे हो मल्टीपल कंपोनेंट्स में, मल्टीपल क्लास में। सो दिस इज नॉन एज इनहेरिटेंस। एंड एक पिलर अच्छी तरीके से समझ आ चुका है, इनहेरिटेंस हो चुका है डन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, इनकैप्सुलेशन। सो गाइस अब बात करते हैं पीडीएफ के बारे में। काफी स्टूडेंट्स पीडीएफ मांगते हैं कि भैया पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। सो आपको मैं बता देता हूँ, फ्री में आप अपनी पीडीएफ ले सकते हो। ये कंप्लीट वन शॉट की विप्रो इंटरव्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको कैसे लेनी है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आपको आ जाना है टॉप मेट पे। एंड यहाँ पे आपको पीडीएफ तो मैं देने वाला हूँ, बट उससे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे आप रेफरल अपना ले सकते हो, कोई भी आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब आपको लिंक्डइन पे मैसेज करने की नीड नहीं है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की नीड नहीं है। हर एक कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलते, आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आप सभी स्टूडेंट्स को कराना ही कराना है, आपका विप्रो का इंटरव्यू, आपका किसी भी कंपनी का इंटरव्यू है, रेज्यूमे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, वहां पे आप अपना रेज्यूमे प्रोवाइड कराओगे। सो उससे पहले यहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, फ्री में अपना रेज्यूमे रिव्यू करा लेना। एंड जो भी मिस्टेक्स आपके रेज्यूमे के अंदर होगी वे आप चेंज कर लोगे। ठीक है,
इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना रेज्यूमे रिव्यू कराना। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। आप किसी की प्रोफाइल पे जा सकते हो, बहुत सारे आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएंगे। सो फ्री फ्री वाली प्रोफाइल पे चले जाना। रेज्यूमे रिव्यू आपको फ्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नॉट आ सिंगल पैनी, आपको कोई भी एक सिंगल पैनी नहीं देनी है, फ्री में आपका रेज्यूमे रिव्यू हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना टाइम एंड स्लॉट, जैसे आपने टाइम एंड स्लॉट अपना सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे आपको जाना है। एंड आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे बिल्कुल फ्री बुक सेशन, एंड आप अपना फ्री में रेज्यूमे रिव्यू करा सकते हो। अब बात करते हैं पीडीएफ के बारे में कि भैया पीडीएफ कैसे मिलेगी। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, सर्विस बेस्ड मॉक इंटरव्यूज के अंदर आपको आपके भैया की प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं हुई है तो एंड में मिल जाएगी, ये रैंडमली अपडेट होती रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी अमन अग्रवाल, आपको जाना है मेरी प्रोफाइल पे, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा विप्रो इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। एंड जब आप इस पे जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा ₹0 डाउनलोड नाउ, बिल्कुल फ्री में आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप जितने भी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू है, विप्रो का इंटरव्यू है, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू है, आप अपना 1-to-1 मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो। मॉक 1-to-1 इंटरव्यू राउंड जस्ट ₹149 का ये मॉक इंटरव्यू होने वाला है। एंड काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया, इसमें आपके भैया आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। एंड जो भी फीडबैक होने वाली है वो आपको डायरेक्टली हेल्प करने वाली है आपके मेन इंटरव्यू के अंदर। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अभी के अभी अपनी पीडीएफ ले लो। रेज्यूमे रिव्यू हर एक स्टूडेंट को कराना है। एंड अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो फील होता है, आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, सो आप करा सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अभी जाओ पीडीएफ ले लो। नाउ बैक टू क्वेश्चन नंबर 7। एंड पीडीएफ के लिए मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके पीडीएफ ले लेना, रेज्यूमे रिव्यू भी अपना करा लेना। नेक्स्ट पिलर है इनकैप्सुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इनकैप्सुलेशन। जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि मैं आपको हर एक पिलर तो समझाने वाला ही हूं, बट टेक्निकल एग्जांपल भी समझाऊंगा एंड उसके साथ साथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी समझाने वाला हूं। सो गाइस, अब बात करने वाले इनकैप्सुलेशन की, भैया इनकैप्सुलेशन है क्या। Encapsulation is one of the core principle of object oriented programming, ठीक है। इनकैप्सुलेशन आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कोर प्रिंसिपल है, कोर पिलर है। इट रेफर्स टू द बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। या फिर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं, रैपिंग अप ऑफ ए डेटा, रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट, ठीक है। आप इस वाली डेफिनेशन को याद कर सकते हो एंड अपने इंटरव्यूअर को ये वाली डेफिनेशन बता सकते हो, रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे अपने डेटा को रैप करके एक सिंगल यूनिट इनकैप्सुलेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। बट डेफिनेशन से आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आया होगा, मैं आप लोग को एग्जाम्पल से बता देता हूँ। पहले टेक्निकल एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सबसे पहले जब हम एक कोई भी क्लास बनाते हैं, हमने क्लास बनाई ए, एंड यहाँ पे हमने इंट एज, ठीक है, हमने कुछ अपने डेटा मेंबर्स ले लिए, उसके बाद हमने कुछ फंक्शन बना दिए, फंक्शन sorting, ठीक है, कुछ भी अपने फंक्शन बना दिए। अब ये क्या है, ये हमने क्या क्या, अगर आप देख पा रहे होगे ये हमने क्या क्या, ये क्या है, ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा ही तो है। एंड क्लास क्या है, क्लास है मेरी एक सिंगल यूनिट। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने डेटा को रैप करा एक सिंगल यूनिट के अंदर। सो क्लास के अंदर आप डेटा मेथड्स ये बनाते हो, मेथड्स एंड फंक्शंस बनाते हो अपने, ठीक है, अपने डेटा मेंबर्स बनाते हो, कुछ डिक्लेयर करते हो, जैसे इंट यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसके बाद आप अपना फंक्शन बनाते हो। आप कर क्या रहे हो, ये सब एक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम है इनकैप्सुलेशन, रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। आपने सारे डेटा को रैप करा एक सिंगल यूनिट के अंदर, उस सिंगल यूनिट का नाम है क्लास, ठीक है। अब ये तो था मेरा टेक्निकल एग्जांपल। एंड आपसे इंटरव्यूअर डायरेक्टली पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इनकैप्सुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस, बट एग्जांपल बताना आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है। आप टेक्निकल एग्जांपल बताओ, आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताओ। अगर वो पर्टिकुलर टेक्निकल एग्जांपल पूछेगा, आपको टेक्निकल एग्जांपल बताना है। अगर वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल पूछता है तो आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताना है। बट अगर वो सिर्फ डेफिनेशन पूछता है, वो पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इनकैप्सुलेशन, सो आप कोई भी बता सकते हो, आप रियल वर्ल्ड भी बता सकते हो, आप टेक्निकल भी बता सकते हो, या आप दोनों ही बता सकते हो। अब बात करते हैं, ये तो था हमारा टेक्निकल, अब रियल वर्ल्ड क्या हो सकता है। अब रियल वर्ल्ड, आपने कॉलेज बैग, आप बैग का तो यूज करते होगे, हर एक स्टूडेंट बैग का यूज करता है। अब बैग के अंदर जो आपका कॉलेज बैग है, आप उस कॉलेज बैग के अंदर पेन भी रखते हो, आप नोटबुक भी रखते हो, एंड जो भी आपकी नेसेसरी चीजें है
जो भी आपकी नेसेसिटी है, आप सारी की सारी चीजें बैग के अंदर रखते हो। सो बैग क्या हुई? बैग हुई है मेरी एक यूनिट, एंड पेन नोटबुक ये हुआ है मेरा डेटा। क्या करा? ये भी तो आपने क्या करा, रैप ही तो किया है डेटा को एक सिंगल यूनिट के अंदर। सिंगल यूनिट हमारी बैग है, एंड पेन नोटबुक वगैरह वगैरह ये सब आपका डेटा है। सो ये हमारा इनकैप्सुलेशन था। काफी ट्राई किया है कि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, रिलेट कर पाओ आप, इसलिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी मैं साथ साथ समझा रहा हूँ। सो इनकैप्सुलेशन हमारा हो चुका है डन। अब इनकैप्सुलेशन को कर देना है बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रक्शन पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? अब भैया ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? अब इसको आपको दो वर्ड के अंदर तोड़ देना है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड। सबसे पहला है पोली, सेकंड है मैनी। अब मैं इसको दो वर्ड में तोड़ देता हूं, एक है पोली, एक है मेरा मोर्फ, ठीक है। दो वर्ड के अंदर ही तो बना है पॉलीमॉर्फिज्म। पोली मींस मैनी एंड मॉर्फ मींस शेप्स। क्या है? शेप्स, ठीक है। मतलब मैनी शेप। अब यहां पे मैनी शेप्स का मतलब क्या है? देयरफॉर पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू समथिंग दैट हैज मैनी शेप्स। अब पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी चीज को रेफर कर रहा है जिसके पास बहुत सारी शेप्स हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म पहले से आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, बट एग्जांपल में बता देता हूं। सपोज आपने एक सम बनाया, एक फंक्शन बनाया, एंड यहां पे आपने आर्गुमेंट पास किया इंट ए इंट बी। इसको प्रोसेस को हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने रिटर्न करा a प्लस बी। काफी स्टूडेंट को पहले से पता होगा ये। अब मैंने क्या करा, मैंने एक और फंक्शन बनाया। या तो आप जो नेक्स्ट फंक्शन बनाओगे वो मैं सेम नेम का बनाऊंगा, या तो आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स चेंज करोगे, वरना आप डेटा टाइप चेंज करोगे। वो आपकी मर्जी है कि आप डेटा टाइप चेंज करो या फिर आप आर्ग्यूमेंट्स। अब जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर इसमें हमने दो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिए, नेक्स्ट फंक्शन के हमें अंदर तीन लेने पड़ेंगे, चार लेने पड़ेंगे। एक फंक्शन बनाया इंट सम, यहां पे मैंने क्या करा, इंट ए इंट बी इंट सी। अब यहां पे तीन आर्गुमेंट पास कर दिए, रिटर्न कर दिया ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही मैं नेक्स्ट बनाऊंगा अपना फंक्शन इंट सम, इंट ए इंट बी इंट सी इंट डी। रिटर्न कर दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। सो ये क्या हुआ है? ये मेरा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये तो था इसका एक टेक्निकल एग्जांपल। हुआ क्या है, आप देख पा रहे हो कि एक ही चीज की कई सारी फंक्शनैलिटीज, कई सारी शेप हो चुकी है। फंक्शन तो मेरा सम ही है, बट यहाँ पे तो ये कुछ और बिहेवियर शो कर रहा है, नेक्स्ट फंक्शन के अंदर कुछ और बिहेवियर शो कर रहा है, एंड उससे नेक्स्ट फंक्शन के अंदर कुछ और बिहेवियर शो कर रहा है। सो पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू समथिंग दैट हैज मैनी शेप्स। अब क्या हुआ, इस सम फंक्शन की बहुत सारी शेप्स हो चुकी है। एक सम फंक्शन रिटर्न कर रहा है दो वेरिएबल को, एक सम फंक्शन रिटर्न कर रहा है तीन को, एक सम फंक्शन रिटर्न कर रहा है चार को। सो ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू समथिंग दैट हैज मैनी शेप्स। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं बताऊंगा एंड एक आपको होमवर्क दूंगा, एंड जितने भी स्टूडेंट ढंग से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताओगे। अब वो क्या बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर? रियल वर्ल्ड एग्जांपल। एक पॉलीमॉर्फिज्म का रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट्स चाहिए, आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट चाहिए। मुझे पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हो। सो इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। आप लोग इसके एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग अब क्या होता है, अब जो आप हो एक ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी फैमिली के साथ एक अपना एक अलग बिहेवियर शो करता है, एंड जब पार्टी में जाते हो वहां पे एक अलग बिहेवियर शो करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक अलग बिहेवियर शो करते हो, एंड जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो वहां पे एक अलग बिहेवियर शो करते हो, ठीक है। तो आप बिहेवियर शो कर रहे हो, अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हो, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। आप अपने फ्रेंड से अलग बिहेवियर में बात करते हो, अपने पेरेंट्स से एक अलग बिहेवियर में बात करते हो, एंड आप इंटरव्यूअर से एक अलग बिहेवियर में बात करते हो। सो ये क्या किया, एक ही बंदे ने, एक ही पर्सन ने अपने अलग अलग बिहेवियर शो करे, अपनी अलग अलग शेप्स को शो किया है। सो दिस इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता दिया, बट एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, देखता हूं किसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल बेस्ट होने वाला है जो मैंने आज तक नहीं सुना है। सो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर हर एक स्टूडेंट को बताना है एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सो मैं समझूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ढंग से देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दो। अभी वीडियो स्टॉप करो, कुछ जो भी आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझ में आता है, कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ, ठीक है। गाइस नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन OOPS?
जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि अभी मैंने 4 पिलर्स आपको बताने थे, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रक्शन। सो इनहेरिटेंस हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, इनकैप्सुलेशन हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, पॉलीमॉर्फिज्म, अब बात आ चुकी है एब्स्ट्रक्शन पे, ठीक है? अब मेन पिलर है एब्स्ट्रक्शन। अब बात करते हैं एब्स्ट्रक्शन क्या होता है एंड इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इसका टेक्निकल एग्जांपल, सारी चीजें बताने वाला हूं। सो सबसे पहले आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्या है अभी वो बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग that focuses on hiding the implementation details and exposing only the essential feature of an object। अब आपको इतनी चीज याद रखनी है कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी, एब्स्ट्रैक्शन का काम क्या है कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ वो शो करनी है, ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन। एंड जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी, जिसकी कोई नीड नहीं है, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को करना क्या है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करना है एंड शो किसे करना है, शो करना है सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को। सो सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन के लिए ये 2 पॉइंट याद रख लेना, शो ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड हाइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सो दिस इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली यही काम होता है। ऊप्स के अंदर जो एब्स्ट्रैक्शन इतना बड़ा पिलर है, इतना इंपॉर्टेंट पिलर है, इसका काम सिर्फ ये होता है, ये फोकस करता है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। अब जो भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो उसको हाइड कर देगा एंड एक्सपोज करेगा ओनली इसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप एटीएम की मशीन में, हर एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, हर एक स्टूडेंट ने एटीएम में से कैश विदड्रॉल किया होगा। अब कैश विदड्रॉल का प्रोसेस क्या होता है वो मैं बता देता हूं। अब कैश विदड्रॉल टाइम, आप लोग वहां पे अपनी अमाउंट, जो भी आप अमाउंट निकाल लो, सपोज आप 10,000 रुपीज निकाल लो, ठीक है, आपको 10,000 रुपीज विदड्रॉल करने हैं एंड अब 10,000 रुपीज विदड्रॉल करने के लिए वहां पे आपने सेलेक्ट करा इंग्लिश और हिंदी। आपने वहां पे सबसे पहले मीडियम सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश हिंदी में से। उसके बाद आपकी अमाउंट आई कि आपने अमाउंट फिल की। देन आफ्टर दिस यू हैव टू एंटर द पिन, ठीक है, पिन नंबर आपको एंटर करना है, वो आपने एंटर कर दिया एक्स वाई, ठीक है, आपने 4 नंबर का अपना पिन एंटर कर दिया, एक्स वाई जेड जो भी आपका पिन है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही आपने पिन एंटर करा, मशीन के अंदर से गडर ऐसी आवाज आती है, ठीक है। अब ये आवाज जो आई है, अब बैकएंड में क्या प्रोसेस हुआ, ठीक है, जो आपकी वो मशीन है, उस मशीन को कैसे पता चला कि 10,000 रुपए आने, चलो तो आपने अमाउंट फिक्स की 10,000 रुपए, उसको पता चल गया, बट अंदर से कैसे प्रोसेस हुए, अंदर से कैसे सिर्फ 10,000 ही आए, क्यों 11,000 नहीं आए? तो ये अंदर से क्या प्रोसेस हो रहा है, ये क्या इंप्लीमेंटेशन डिटेल है, क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं। आपको किस चीज से मतलब है? आपको तो आफ्टर टेकिंग 1 मिनट, 1 मिनट के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद आपके पास आपका कैश आ जाता है। आपको सिर्फ कैश विदड्रॉल से मतलब है। आपको तो बस अपना अमाउंट फिक्स करनी है, 10,000, 5,000, 3,000। उसके बाद यू हैव टू एंटर योर पिन एंड आफ्टर दिस वो मशीन के अंदर प्रोसेसिंग होगी एंड आफ्टर दिस आप अपना कैश ले सकते हो। सो कैश विदड्रॉल के टाइम आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है बैकएंड के अंदर, जो मशीन ने वर्क किया है, मशीन ने कैसे आपको 10,000 रुपए दिए, क्यों 11,000 रुपए दिए, तो उसके पीछे पूरी की पूरी आपका बैकएंड में पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। बट आपका काम नहीं है वो, आपका काम है कि आपने पैसे लेने थे, आपने पैसे ले लिए। सो यही काम एब्स्ट्रैक्शन करता है। ये हाइड करेगा इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को एंड एक्सपोजिंग ओनली एसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने 2 पॉइंट बताए थे कि सिर्फ ये शो करेगा नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड हाइड कर देगा नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सेम एग्जांपल आपका कार का रहता है। जब आप कार चलाते हो, आपने ब्रेक मारना है, तो ब्रेक पे आप पैर लगाओगे, जैसे पैर लगाओगे एकदम ब्रेक लग गया, बट बैकएंड में वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, वो तार कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, उससे आपको नहीं मतलब है। सो कार का एग्जांपल पुराना है, बट एटीएम का एग्जांपल थोड़ा सा नया है। हालांकि ये एग्जांपल हर जगह अब हो चुका है, ठीक है, बट आपको एटीएम का एग्जांपल बताना है। कार का एग्जांपल बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है एंड हर एक स्टूडेंट्स को पता है। सो आपको इंटरव्यू के अंदर एटीएम का एग्जांपल बता देना है। एब्स्ट्रैक्शन, दोबारा बता रहा हूं, हाइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, शो नेसेसरी इंफॉर्मेशन, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। अब ऊप्स के चारों को चारों पिलर्स तो भैया ने हमें अच्छी तरीके से समझा दिए एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ मैंने समझाए है। अभी भी आप सभी स्टूडेंट्स का जो भी डाउट हो, प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, फ्रीली कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि भैया मजा आ गया, और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी, मेरे मुंह पे बता देना कि भैया वीडियो में मजा नहीं आया, ठीक है। मैंने अपना पूरा ट्राई किया है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, ऐसा टॉप नॉच लेवल कंटेंट बनाने के लिए। सो प्लीज हर एक स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब हर एक स्टूडेंट कर लेना। ठीक है, देख तो सारे स्टूडेंट्स लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपने भैया मान के कर लेना कि बड़े भैया है, ये जो सामने बैठे हमारे बड़े भैया ये हमें समझा रहे हैं एंड हमें सब्सक्राइब करना है। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम समझेंगे, बट क्वेश्चन नंबर को 10 से पहले, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। यू हैव टू फोकस दीज सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इन योर टेक्निकल इंटरव्यू। अब जैसे मैंने बताया, आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे वो आपकी विप्रो, सिर्फ विप्रो टारगेट आप, ठीक है आपका अपकमिंग इंटरव्यू विप्रो का है, जब भी आपका इंटरव्यू है विप्रो का है, बट आप विप्रो को टारगेट तो कर ही रहे हो, बट विप्रो के साथ बहुत सारी कंपनीज है, वो भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पूछती है। ठीक है, अभी हमारा मेन फोकस है कि यार विप्रो का भैया पढ़ा रहे हैं, विप्रो के इंटरव्यू क्वेश्चन करा रहे हैं, जो विप्रो के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, विप्रो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंटरव्यूअर मोस्टली आपसे पूछता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वन शॉट के अंदर ट्राई किया गया है कि ये 1 घंटे का अप्रोक्स 1 आवर का वन शॉट होने वाला है, इसके अंदर हम कवर करें। बट ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपसे सिर्फ विप्रो के अंदर ही नहीं, हर एक कंपनी के अंदर पूछी जाएगी। मतलब विप्रो के अंदर तो पूछी जाएगी, बट हर एक कंपनी के अंदर इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। एंड अगर आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स नहीं बताते हो, सो ये एक बहुत बड़ा निगेटिव इंपैक्ट आपका डालने वाला है आपके इंटरव्यू के अंदर। सो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के अंदर मैं 4 या 5 आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लिख देता हूँ, सिर्फ ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कर लेना, उसके बाद आपको कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ पीडीएफ। पीडीएफ काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, टॉपमेट पे जाना है, रेज्यूमे रिव्यू वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बिल्कुल भी मत भूलना। रेज्यूमे रिव्यू करा लेना, आपको कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में आपका रेज्यूमे रिव्यू हो जाएगा, तो करा लेना। बबल सोर्ट सबसे पहली है, बबल सोर्ट। अब ये बेसिक भले ही हो, बट आपको इस चीज पे काम नहीं करना कि बेसिक है, आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, बबल सोर्ट। उसके बाद आती है आपकी इंसर्शन सोर्ट, उसके बाद आती है आपकी सिलेक्शन सोर्ट, उसके बाद आती है आपकी मर्ज सोर्ट, एंड उसके बाद आती है आपकी क्विक सोर्ट। अब कैसे इनको याद करना है, अब यही चीज आप सभी स्टूडेंट्स करते हैं, याद ही करते हो आप लोग, बट मैं बता रहा हूं देखो, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स याद करने वाली चीज नहीं है। मुझे पता है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बट इसको याद मत करो। इसका आज एक पैटर्न बता दूंगा, इस पैटर्न को फॉलो कर लोगे, कभी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स नहीं भूलोगे। अब जब भी आप सपोज मर्ज सॉर्ट ले लेते हैं, आप मर्ज सॉर्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, जीएफजी पे जा सकते हो, जावा टी पॉइंट पे जा सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करोगे, सो आपको बहुत सारी ट्यूटोरियल्स मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ लेना। अब जब भी आप मर्ज सोर्ट पढ़ रहे हो, सो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि मर्ज सोर्ट का काम क्या है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, कि ये कैसे डिवाइड कर रहा है, ये क्या अप्रोच को यूज कर रहा है, कैसे इसने डिवाइड एंड कंकर अप्रोच का यूज किया, कैसे यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे उन्होंने कंपैरिजन किया, फिर उसके बाद ये मर्ज हुए। सो ये सब चीज पहले आपको पढ़नी है कोड से पहले। पहले आपको ओवरव्यू पढ़ना है कि मर्ज सोर्ट है, सो मर्ज सोर्ट की वर्किंग क्या है, कैसे कैसे काम कर रही है, कैसे कैसे स्वैप कर रही है, कैसे कैसे कंपैरिजन कर रही है, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। देन उसके बाद आपको मूव करना है कोड पे। अब एट लीस्ट 2 से 3 बार, 2 to 3 टाइम्स कोड को पढ़ो, मतलब याद मत करो, उसको पढ़ो कि जो एक फंक्शन बन रहा है, मर्ज फंक्शन बन रहा है तो उसका क्या काम है, मर्ज सोर्ट फंक्शन बन रहा है तो उसका क्या काम है। तो वो फंक्शन जब आप पढ़ोगे, वो कोड जब आप पढ़ोगे, आपको समझ आएगा कि ये जो वर्किंग हो रही है, ये जो कंपैरिजन हो रहा है, इसके लिए फंक्शन यूज हुआ है, ये जो मर्जिंग हुई उसके लिए फंक्शन यूज हुआ। अगर मैंने एक इंट ए वेरिएबल लिया है, उसका क्या काम है, इंट बी लिया है तो उसका क्या काम है, ये आपको समझ आएगा जब आप 2 से 3 बार कोड को पढ़ोगे। अभी आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, कोड आपने पढ़ लिया, उसके बाद यू हैव टू राइट द कोड इन एनी कंपाइलर, किसी भी कंपाइलर को ओपन करो। ऑनलाइन कंपाइलर बहुत सारे हैं, ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो, वीएस कोड यूज कर सकते हो, वहां पे कोड लिखो एंड 2 बार लिखो, कम से कम कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कोड लिखोगे, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। आफ्टर दिस आपको पढ़नी है कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी के भी नए नए तरीके हैं, एवरेज केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस। सो आपको हर एक केस के अंदर पढ़नी है, चाहे वो आपका एवरेज केस हो, चाहे वो आपका बेस्ट केस हो, चाहे वो आपका हो वर्स्ट केस, क्योंकि ये इंटरव्यू के अंदर डायरेक्टली पूछी जा सकती है। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट, किसी की भी बेस्ट केस में, एवरेज केस में, वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले आपको मर्ज सॉर्ट के बारे में, मतलब कोई भी एल्गोरिथम है उसके बारे में पढ़ना है, उसकी इंटरनल पार्ट पढ़ना है कि कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। देन कोड 2 से 3 बार खुद देखना है, उसके बाद कोड खुद करना है, देन कॉम्प्लेक्सिटी पे जाना है।
अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप sorting एल्गोरिथम्स कभी भी नहीं भूलोगे, इस चीज की मेरी गारंटी है। ये 5 sorting एल्गोरिथम्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फर्स्ट वन बबल सॉर्ट, सेकंड इंसर्शन, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ मर्ज, 5 क्विक। इन 5 sorting एल्गोरिथम से अलग आपसे किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के अंदर कुछ भी अलग sorting एल्गोरिथम्स नहीं पूछी जाएगी। सो इन 5 के 5 sorting एल्गोरिथम्स को अभी प्रिपेयर कर लो, फिलहाल विप्रो के अंदर पूछी जा सकती है। सो प्लीज प्रिपेयर वेल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ चुके हैं इस वीडियो के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, आर यू कंफर्टेबल इन साइनिंग द बॉन्ड? अब ये वाला क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट से पूछा जाएगा। अगर 99 स्टूडेंट जा रहे हैं सो मोस्ट प्रोबेबली 90 स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे एचआर राउंड के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड अगर आप कंफर्टेबल हो तभी आपको यस कहना है, अदरवाइज आपको नो कहना है। एंड अगर आप लोग नो कह रहे हो सो रिजेक्शन अपना मान लेना, ठीक है? क्योंकि उनको हर एक कैंडिडेट से बॉन्ड साइन कराना है। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद आप लोग स्विच कर जाते हो दूसरी कंपनी में। सो डेट्स वाई काफी सारी कंपनीज बॉन्ड रखती है, बॉन्ड साइन कराती है। सो जो भी आपका होगा 1 साल का, 2 साल का, अगर आप कंफर्टेबल हो तभी यहाँ पे यस बोलना, अदरवाइज से नो, ठीक है? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डीबीएमएस? सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक ऊप्स एंड एक आपका डीबीएमएस। ये दोनों चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विप्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक्स पे काफी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाएंगे। एंड इस वन शॉट से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। सो पीडीएफ मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा उसको अपने इंटरव्यू से पहले रिवाइज कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज करोगे, हार्डली 10 to 15 मिनट्स आपको लगनी है रिवाइज करने में। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लोगे, उसके बाद अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लोगे, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपकी समझ आ चुकी होगी, पीडीएफ से आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? अब डीबीएमएस क्या है? ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software system for creating and managing database. A DBMS enables end users to create, protect, read, update, and delete data in a database. It also manages security, data integrity, and concurrency for databases. अभी ये तो मैंने थियोरेटिकल आपको बता दिया है। आप कहोगे कि भैया तो डेफिनेशन है तो हम गूगल करके भी समझ सकते हैं, बट इतनी चीजें नहीं बताऊंगा, कंप्लीट चीज बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो आपका कॉलेज है एंड आपके कॉलेज के अंदर एक डेटाबेस होगा। हर एक स्टूडेंट की वहां पे एंट्री होगी, हर एक स्टूडेंट की फीस का होगा वहां पे, ठीक है? कि आपने कितनी फीस सबमिट की है, आप कौन से सेक्शन में हो, आपका डिपार्टमेंट क्या था, सारा डेटा कॉलेज के पास रहता है। एंड वो क्या होता है? डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है डीबीएमएस। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को क्रिएट भी करना पड़ता है, मैनेज भी करना पड़ता है। अब आपको पता है कोई एक्स वाई जेड स्टूडेंट है, ये आपकी डेटा एंट्रीज है। एंड अब क्या हुआ, सेमेस्टर वाइज यहाँ पे फीस सबमिट होती है। सो अब आपकी सेमेस्टर की फीस सबमिट होगी, अभी आपकी रिमेनिंग है, ठीक है? 1 लाख आपने सबमिट कर दी एंड 1 लाख आपकी क्या है? रिमेनिंग है। अब जब आपकी 1 लाख सबमिट कर दी तो 1 लाख की एंट्री आई, बट अब मुझे अपडेट करनी पड़ेगी। सो वो क्या कर सकता हूँ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से उसको अपडेट कर सकता हूँ। एंड 4 साल आपकी बीटेक हुई है, 4 साल के बाद आपको, आप चले गए, ठीक है? आपकी जॉब लग गई, उसके बाद अब आपकी एंट्री करनी पड़ेगी डिलीट। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें एंड यूजर्स को क्रिएट भी करा सकता है, डेटा को प्रोटेक्ट करा सकता है, रीड करा सकता है, अपडेट करा सकता है, डिलीट करा सकता है। सो ये ऑपरेशन याद कर लेना, क्रिएट, प्रोटेक्ट, रीड, अपडेट, डिलीट। आप डेटाबेस के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हो डेटा को, अपडेट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, जैसी भी आपकी नीड आएगी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है डेटाबेस के अंदर चेंजेस क्यों होते हैं? नीड के हिसाब से होते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, ठीक है? सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको समझ आ चुका होगा, मैंने आपको डेटाबेस से समझा दिया है। इतना समझ लेना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट एंड मेंटेन करने का काम आता है डेटाबेस को। एंड ऑपरेशंस क्या है? क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ये सब इसके ऑपरेशंस है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कितनी बार इस पे मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं उतना कम है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा होगा, एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन डीबीएमएस, बट ये यहीं से नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसका जो क्वेश्चन इंटरव्यू पूछेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब आप लोग कहोगे कि भैया डिफरेंट क्या रहेगा, वो बता दो। अब आपसे इंटरव्यूअर डायरेक्टली पूछेगा डीडीएल की कमांड, कि भैया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स बता दो,
डीएमएल की कमांड बता दो, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड बता दो, डीसीएल की कमांड बता दो, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड बता दो, टीसीएल की कमांड बता दो, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड बता दो। सो ये कुछ डिफरेंट कमांड्स आपसे पूछी जाएगी, वेदर इट इज डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, ये आपसे कमांड पूछी जाएगी। ठीक है, डीडीएल की कमांड, डीएमएल की कमांड, डीसीएल की कमांड, टीसीएल की कमांड, ये आपसे पूछी जानी है। अब आपको याद कैसे करनी है, अभी मैं याद कराऊंगा, मेरे साथ साथ याद कर लेना, याद हो जाएगी। अब डीडीएल की कमांड के अंदर क्या आता है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। दोबारा बता रहा हूं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। दोबारा बता रहा हूं, डीडीएल की कमांड क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। मेरे साथ साथ याद कर लोगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कमांड्स, सेलेक्ट, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। डीएमएल की कमांड दोबारा याद करते हैं, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। नेक्स्ट है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ग्रांट एंड रिवोक। डीसीएल की कमांड ग्रांट एंड रिवोक, ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, TCL, which is most important, transaction control language. Commit, rollback, save point। क्या है, commit, rollback, save point। सो ये DDL, DML, TCL, ये चारों की चारों डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ये आपसे 100% चांसेस है आपसे इनकी कमांड्स पूछ जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे एंड वहां पे डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट आर DDL एंड DML कमांड्स, व्हाट आर DCL एंड TCL कमांड। एंड आप इंटरव्यू के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि भैया इस वन शॉट के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, हर एक स्टूडेंट बताएगा कि इस वन शॉट के अंदर से काफी क्वेश्चन मिले हैं, क्योंकि ये वन शॉट काफी ज्यादा इस पे रिसर्च की गई है, इन क्वेश्चंस पे रिसर्च की गई है कि कौन से क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं एंड क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन करके इसको पूरी की पूरी वीडियो को बनाया गया है, जिससे आप एक वन शॉट देखो एंड इस वन शॉट को देखने के बाद आप 70 to 80% वहां पे क्वेश्चन इंटरव्यूअर को बता दो। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिडंडेंसी बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू मल्टीपल टेबल्स। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जो रिड्यूस करता है रिडंडेंसी को बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू मल्टीपल टेबल्स। बस इतना याद रखना, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। अब ये रिडंडेंसी क्या है वो मैं बता देता हूं। रिडंडेंसी मींस रिडंडेंट एलिमेंट्स। ठीक है, आप लोग देखते हो बहुत सारा कॉपी डेटा, आप एक टेबल देखते हो एंड यहाँ पे बहुत सारा कॉपी डेटा आ रहा है, सपोज यहाँ पे शुभम है एंड फिर इसका दोबारा डुप्लीकेट डेटा आ रहा है शुभम। सो ये रिमूव करता है रिडंडेंसी को। नॉर्मलाइजेशन का काम सिंपल ही है, वो रिड्यूस करता है रिडंडेंसी को एंड इसकी होती है कुछ नॉर्मल फॉर्म, टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। अगर आपको ये डिटेलिंग में पढ़नी है, एक वेबसाइट बता देता हूँ, जावा टी पॉइंट, उस पर जाके 1NF, 2NF, 3NF, BCNF एंड होती है 4NF भी और 5NF भी, बट मोस्टली जो आपके सिलेबस के अंदर है वो 4 ही है। एंड इंटरव्यूअर आपसे यही पूछेगा 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। अगर आपको ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ना है, जावा टी पॉइंट पे जाना, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, वहां पे सारी इसकी नॉर्मल फॉर्म बताई है। बट अगर आप ये याद कर लोगे, बस इतना भी याद कर लोगे तो वो भी काफी रहने वाला है। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, इतना याद कर लेना, ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी रहने वाला है। एंड नॉर्मलाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, होप्स आपको समझ आ चुका होगा। गाइस अब आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट आर एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है एंड कुछ एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं। एन एग्रीगेट फंक्शन इज ए फंक्शन दैट परफॉर्म्स ए कैलकुलेशन ऑन सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू। सो गाइस आप लोगों ने कैलकुलेशन किया होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया होगा। अब वहां पे आप जब 1+1 करते हो, ये क्या है, ये कैलकुलेशन है और ये रिटर्न करेगा एक सिंगल वैल्यू 2। सेम ऐसे हमारी एग्रीगेट फंक्शन रहने वाली है। एक फंक्शन है जो परफॉर्म करेगी कैलकुलेशन ऑन ए सेट ऑफ वैल्यूज, कुछ वैल्यूज पे ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगी एंड रिटर्न करेगी एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म्स ए कैलकुलेशन, परफॉर्म करेगी एक कैलकुलेशन ऑन सेट ऑफ वैल्यूज, कुछ वैल्यूज पे एंड रिटर्न करेगी एक सिंगल वैल्यू। अब ये कुछ फेमस एग्रीगेट फंक्शंस है, मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज। अब एक एक करके हम बात करने वाले हैं। मिन, मिन हमारा क्या काम करता है,
रिटर्न करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड कॉलम। जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया है, सपोज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ, सपोज ये कॉलम है आपका 1 2 3 4 5, ये आपका कॉलम है। अब यहाँ पे जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो ही आपको रिटर्न करके देगा। जैसे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 है, सो ये 1 आपको रिटर्न करके दे देगा। सेम ऐसे ही मैक्स रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड कॉलम। अब जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया है उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। मैक्सिमम वैल्यू रहने वाली है 5। काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ रोज, जितने भी आप नंबर ऑफ रोज बनाओगे वो रिटर्न करके देगा। सम रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम। अब यहाँ पे टोटल सम देने वाला है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ठीक है, सो ये क्या रिटर्न करके देगा? टोटल सम। नेक्स्ट एवरेज रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम। सो गाइज ये था हमारा एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया डीबीएमएस, हूप्स, एसक्यूएल, इन पे काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये अच्छी तरीके से अगर आप प्रिपेयर कर लोगे सो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। एंड जितने भी स्टूडेंट्स को मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पीडीएफ वाला लिंक मिल जाएगा, मैंने अभी आपको बताया। पीडीएफ ले लेना, ठीक है, एंड रेज्यूमे रिव्यू करा लेना। अगर आपको मॉक इंटरव्यू कराना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है, सो आप 1-to-1 मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट आर जॉइंस एंड टाइप्स ऑफ जॉइन। पूरे वन शॉट के अंदर सबसे ज्यादा अगर मैं किसी क्वेश्चन को वेटेज दूंगा, ये क्वेश्चन रहने वाला है, थोड़ा लेंथी भी रहने वाला है एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 99% प्रोबेबिलिटी है आपके इंटरव्यू के अंदर पूछी जाएगी। जॉइंस क्या है? सबसे पहले जॉइंस हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम टाइप्स पे जाएंगे। A join clause is used to combine rows from two or more tables based on related column between them। अब मैं बता देता हूं। अब एक टेबल आपकी है T1, एक टेबल है आपकी T2। आपके पास दो टेबल है। अब ज्वाइन क्लोज का काम क्या है? कंबाइन करेगा रोज को दोनों टेबल के अंदर बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। इसमें से जो भी रिलेटेड कॉलम होगा उसको बेस्ड करके। अब यहाँ पे कंबाइन करके हमें क्या कर देगा? रोज को कंबाइन करेगा एंड जो भी हमें डेटा चाहिए, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो हमें फैच करके दे देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेफिनेशन। तो यार देखो, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, बट पूछा क्या जाएगा? इसके टाइप्स। यहाँ पे आपसे क्वेरीज पूछी जाएगी। आपको क्वेरीज आनी चाहिए हर एक टाइप की, चाहे वो इनर जॉइन हो, लेफ्ट जॉइन हो, आउटर जॉइन हो, सबकी आपको क्वेरीज आनी चाहिए। अब एक एक करके मैं टाइप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले इनर जॉइन की। एंड जॉइन की सिंटेक्स है हर जॉइन के, चाहे वो आपका लेफ्ट जॉइन हो, चाहे राइट जॉइन हो, चाहे फुल आउटर जॉइन हो, सिंटेक्स एक देख लेना, एक जॉइन का सिंटेक्स देख लेना। हर एक जॉइन में सिमिलर रहने वाला है, बस आप लोगों को नेम चेंज कर देना है। यहाँ पे हमारा इनर जॉइन है, इनर जॉइन के अंदर इनर जॉइन आ जाएगा, लेफ्ट जॉइन के अंदर लेफ्ट, राइट के अंदर राइट। एक सिंटेक्स अगर अच्छी तरीके से याद कर लिया, हर एक जॉइंस की क्वेरी लिख पाओगे। अब इनर जॉइन क्या है? इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट्स डाउन रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। मतलब ये मेरी एक टेबल बनी, एक टेबल ये है। अब यहाँ पे मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप सभी स्टूडेंट्स को दे रहा हूं। अब इन दोनों में से मैचिंग वैल्यूज कौन सी है? ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन क्या है मेरा? मैचिंग वैल्यू। ठीक है, ये वाला पोर्शन मेरा हो गया मैचिंग वैल्यू, तो इसको मैंने कर दिया शेडेड। ये है मेरी टेबल 1, ये है मेरी टेबल 2। दोबारा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। दोनों टेबल के अंदर मैचिंग वैल्यू रहने वाला है ये वाला पार्ट, शेडेड पार्ट, T1 T2। सिंटेक्स सेलेक्ट कॉलम नेम, जो भी आपका कॉलम है वो आपने सेलेक्ट किया फ्रॉम टेबल 1। दोबारा देख लेना, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, इनर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। दोबारा देख लो सिंटेक्स, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, इनर जॉइन टेबल 2 ऑन, ये लगी मेरी कंडीशन, टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। टेबल 1 दिखा दी मैंने आपको, टेबल 2 ये रही, एंड रिकॉर्डेड शेडेड पार्ट मेरा ये है, ये वाला पार्ट क्या है मेरा? इनर जॉइन। सो आप लोगों से अगर इनर जॉइन के बारे में पूछा जाता है तो सिंपली आपको कहना है इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। इतनी चीज आपको बतानी है, सिंपल सा इंटरसेक्शन है।
इंटरसेक्शन है दोनों टेबल का, आपने इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, इसको हम इंटरसेक्शन ऑफ टू टेबल्स भी बोल सकते हैं। सिंटेक्स याद कर लेना, पीडीएफ भी मैंने बता दी है, पीडीएफ आप ले लेना रिवीजन के लिए, जब आपका इंटरव्यू होगा आप एक बार रिवाइज कर लेना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट जॉइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेफ्ट जॉइन। द लेफ्ट जॉइन keyword return all records from the left table, table 1, and the matching record from the right table। अब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बता देता हूं, डिटेलिंग में हर चीज समझने वाले हैं, डेप्थ में हर चीज समझने वाले हैं। ये मेरी बन गई टेबल 1, ये मेरी बन गई टेबल 2। अब एक बार डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे इस पे, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे। द लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, मतलब लेफ्ट टेबल के तो सारे रिकॉर्ड चाहिए, प्लस मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, मैचिंग रिकॉर्ड प्लस मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, फ्रॉम राइट टेबल, ठीक है। मतलब ये वाला लेफ्ट टेबल वाला पार्ट तो चाहिए ही चाहिए सारा का सारा, ये वाला पार्ट कर दिया शेड। उसके बाद मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, अब मैचिंग रिकॉर्ड होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट तो चाहिए ही चाहिए, जो शेडेड पार्ट है दोबारा मैं शेड कर दे रहा हूं, प्लस मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट जॉइन। सिंटेक्स सिमिलर रहने वाला है, बस वहां पे इनर जॉइन था, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट जॉइन। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, लेफ्ट जॉइन टेबल 2 ऑन, कंडीशन स्टार्ट होगी हमारी टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। दोबारा सिंटेक्स देखते हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। सो सिमिलर रहने वाले सारे के सारे सिंटेक्स। इनर जॉइन कोई भी एक सिंटेक्स पढ़ लोगे, आप हर एक जॉइन के सिंटेक्स इजिली वहां पे लिख पाओगे, यही क्वेरीज वहां पे आने वाली है। वहां पे आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है, डायरेक्टली दो टेबल्स दे देंगे एंड उस पे आपको क्वेरीज लगानी होगी, वहां पे जॉइंस की क्वेरीज ही लग रही होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट जॉइन विच इज राइट जॉइन। द राइट जॉइन कीवर्ड returns all record from the right table and matching record from the left table। मतलब राइट जॉइन कीवर्ड क्या काम करेगा, सारा का सारा रिकॉर्ड तो लाके देगा राइट टेबल से, एंड जो मैचिंग रिकॉर्ड होगा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। दोबारा बता देता हूं, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। ये है मेरी टेबल 1, ये है मेरी टेबल 2 एंड ये है मेरी राइट टेबल। तो राइट टेबल का तो सारा चाहिए, राइट टेबल का तो सारा का सारा रिकॉर्ड लाके दे दो, प्लस मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, प्लस आ गया हमारा मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ठीक है भाई। अब मैचिंग रिकॉर्ड में आ गया ये वाला पार्ट, तो ये क्या कर दिया, ये मैंने शेडेड कर दिया। राइट टेबल से सारा का सारा चाहिए, मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए लेफ्ट टेबल से। सिंटेक्स सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइन टेबल 2 ऑन, कंडीशन वही टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। एक बार सिंटेक्स याद करा देता हूं, सेलेक्ट कॉलम नेम, जो भी आपको कॉलम नेम सेलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। नाउ मूव टू द लास्ट जॉइन विच इज फुल आउटर जॉइन, एंड ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ये वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। जितने स्टूडेंट्स ने यहां तक इस वीडियो को देखा, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि भैया अगर आपको मजा आया, ओपिनियन देना, बिल्कुल अपना राइट ओपिनियन देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि भैया वीडियो अच्छी लगी है एंड हमने कंप्लीट वन शॉट देखा है, कंप्लीट वन शॉट देखा है, ठीक है। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कितने स्टूडेंट सिंसियर है, कितने स्टूडेंट को विप्रो क्रैक करनी है। देखो आपको कोई भी कंपनी क्रैक करनी है, वेदर इट इज विप्रो, वेदर टीसीएस, वेदर इन्फोसिस, आपको एक डेडिकेटेड पाथ चूज करना पड़ता है एंड वो डेडिकेटेड पाथ फॉलो करना पड़ता है। आप किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी भैया दीदी की कोई भी वन शॉट देख रहे हो, कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, आप जब तक उस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे, जब तक सारी चीजें नहीं देखोगे, चाहे वो मेरी वीडियो चाहे वो किसी की भी हो, बट जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे, सारी चीजें नहीं समझोगे, आपको चीजें समझ नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं जो भी आपके डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो।
फुल आउटर जॉइन क्या है? फुल आउटर जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स देयर इज अ मैच इन लेफ्ट टेबल और राइट टेबल। अब इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट भी रहेगा, राइट भी रहेगा, मतलब यूनियन रहने वाला है, सारा का सारा पार्ट रहने वाला है। ये मेरी टेबल 1 है, ये मेरी टेबल 2 है। टेबल 1 भी रहेगी, मैचिंग एरिया भी रहेगा और टेबल 2 भी रहेगी। मतलब सारा का सारा शेडेड पार्ट रहने वाला है। सिंटेक्स सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 full outer join table 2 on table 1 dot column name equal to table 2 dot column name where condition। ये अगर आपको कोई कंडीशन का यूज करना है, वेयर क्लोज किस लिए यूज होता है? वेयर क्लोज यूज का काम होता है फिल्टर करने को रिकॉर्ड्स का, जो भी रिकॉर्ड है उसको फिल्टर करके लाके दे देगा। फुल आउटर जो दोबारा बता देता हूं, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड देयर इज अ मैच इन लेफ्ट और राइट टेबल रिकॉर्ड। सारा का सारा लेफ्ट वाला भी चाहिए और सारा का सारा राइट वाला भी चाहिए। सिंटेक्स सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 फुल आउटर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। सो गाइस ये वन शॉट हो चुका है कंप्लीट एंड जॉइंस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। एंड हर एक जॉइन हमने समझ लिया सिंटेक्स के साथ, क्वेरी के साथ। होप्स आपको जॉइन का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। हार्ट ऑफ एसक्यूएल, इसको हम हार्ट ऑफ एसक्यूएल बोलते हैं। एसक्यूएल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक जॉइंस ही रहने वाला है। सो जॉइंस आपके समझ आ चुका होगा। सो गाइस हमने कंप्लीट वीडियो देख ली है एंड कंप्लीट वीडियो में आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पीडीएफ ले लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।